Now, heredity and evolution. The transmission of characters from parents to their offspring is called heredity. So, heredity क्या है? The transmission of character from parents to offspring. सर ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चे, That is young ones. जो उनके बच्चे होंगे that are young ones या प्रोजीनी, ठीक है, is called heredity. That is called heredity. Transmission of character. जैसे पेरेंट्स हैं, कुत्ते का बच्चा कुत्ता, इंसान का बच्चा इंसान, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि इंसान का बच्चा कुत्ता हो जाए. ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर, क्योंकि वैसी आगे वैसा फीचर्स वैसा ही आएगा कि नहीं. इवन ऐसा भी हो सकता है कई डिसीज भी हेरिडिटरी होती हैं, जैसे डायबिटीज अगर पेरेंट्स को है तो बच्चे को हो सकती है. तो ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर. सर हमारी मैम बता रही थी कि हेरिडिटी और रिलेटिव में सर इनहेरिटेंस प्रोसेस होता है. अभी तो हमने बताया नहीं. हेरिडिटी समझ में आया? द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग, यानी पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में ऐसा होते चले जाना, तो उसको क्या कहते हैं? हेरिडिटी. जैसे आपको कई बार क्या होता है कि उत्तराधिकार में अपने पिता की संपत्ति मिल जाती है तो वो हेरिडिटरी किंग हो जाता है, ऐसा हो जाता है. तो उसी तरीके से जो फीचर्स हमें मिले हैं, आप बहुत सारे पेरेंट्स आए, आपके पेरेंट्स आए, मैं पहचान लूंगा आपके पेरेंट्स कौन से. कैसे? क्योंकि कुछ फीचर्स आपके उनसे मिलेंगे, या सृजन के जो पेरेंट्स आते हैं तो मैं पहचान जाता हूँ. कैसे? इनके फीचर्स मिलते हैं. समझ आई बात की नहीं? तो इस तरीके से ऐसा क्यों होता है? बिकॉज वी ऑल आर इनहेरिटिंग द फीचर्स ऑफ आवर बोथ द पेरेंट्स. ग्रैंड पेरेंट्स से भी हम पा जाते हैं. नाउ द हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंट इन सेक्स सेल ऑफ पेरेंट्स. इससे जर्म सेल्स में होता है. नाउ हेरिडिटी का मतलब क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी. ओके, नाउ जरा देखें एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन. ऑफ वेरिएशन. सर इसमें एवोल्यूशन हट गया. ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, ठीक है, वो पता है, पिछले साल भी था. ये देखो एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन में क्या होगा कि वेरिएशन बढ़ते चले जाएंगे. अब कुछ चीजें हम देखें कि वास्तव में कि हम लोगों की बॉडी जो भी पूरी है उसमें सेल है. किससे बनी हुई है? सेल से बनी हुई है. अच्छा, सेल के अंदर क्या है? ऑर्गेनल्स. जो सेल है उसके अंदर न्यूक्लियस है और ऑर्गेनल्स भी हैं. अच्छा, न्यूक्लियस के अंदर एक बिल्कुल उलझा हुआ मटेरियल है, उसको कहते हैं कि क्रोमाटिड्स. और अगर वो कंडेंस हो जाए, कभी कभी कंडेंस होगा, जब क्या होगा? व्हेन इट इज गेटिंग कंडेंस तो क्रोमोसोम बन जाएगा. तो ह्यूमन सेल में क्या होगा? क्रोमोसोम बन जाएगा ऐसे. तो ये मान लीजिए एक पेयर है, दूसरा पेयर ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा बड़ा हो. तो ये चीज है, ये क्रोमोसोम. यानी शुरू में कैसा था बताओ? शुरू में क्या? शुरू में ये सब धागे उलझे हुए थे क्या? तो इसको क्या कहा गया? क्रोमाटिन. धागे होते हैं, इसको क्या कहते हैं? थ्रेड्स कहते हैं. अच्छा, क्रोमाटिन में क्या चीज होती है? क्रोमाटिन एक बहुत बड़े
स्पाइरल हेलिकल इस तरीके के थ्रेड हैं सर हाँ सर इसको वैसे ही बोलते हैं सर, क्रोमेटिन सर अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं और जब ऑर्गेनाइज्ड होते हैं तो क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखो, मान लीजिए ये डीएनए या वो डीएनए का एक वो भी रखा हुआ है, तो इस तरीके से डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। डीएनए में क्या होता है कि दो अलग अलग स्ट्रक्चर है, ये इस तरीके से। इसमें क्या है, फॉस्फेट है, शुगर है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरासिल, ऐसे करके कई चीजें हैं जिनको कि हम आगे की क्लासेस में देखेंगे। लेकिन जो भी हो, ये एक मॉलिक्यूल है, मेगा मॉलिक्यूल। इसे बहुत बड़ा किया जाए तो ये क्या हो जाएगा, डीएनए। एक आदमी के शरीर का अगर सारा डीएनए खोल दिया जाए तो पृथ्वी के 6000 चक्कर लगाया जा सकता सर एक आदमी, है। हाँ, तो डीएनए बहुत बड़ा, 6000 चक्कर लगाया। अब देखो, जरा देखो कि डीएनए यहाँ उलझा हुआ है, ये धागा दिखा रहा हूं, धागे का छोटा हिस्सा, लेकिन ये बहुत बड़ा हो तो वो क्या हो जाएगा, क्रोमेटिन। अच्छा, ये सिर्फ एक डीएनए नहीं है, हमारी बॉडी में जब ये कंडेंस होता है ना, तो देयर आर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। कितने पेयर्स हैं, 23 पेयर्स। ये एक पेयर मानो, और ये एक क्या है बताओ, दूसरा पेयर। इस तरीके से कितने पेयर हो सकते हैं, 23। और उसको कहते हैं ह्यूमन जीनोम चार्ट। क्या वो आपके नोटबुक में बना हुआ, जो नोट्स हमने दिए हैं, ह्यूमन जीनोम चार्ट। तो इस चीज को क्या कहते हैं कि ह्यूमन कंटेन्स कितने पेयर बताइए, 23 पेयर्स ऑफ 23 क्रोमोसोम। ऐसा बना है कि नहीं उसमें, लास्ट में देखो, लास्ट ही में बना होगा तो बना होगा, निकाला हुआ ये लास्ट है ना, ये चीज। तो ये क्रोमोसोम है, जो स्टेन्ड क्रोमोसोम है, ये है सर। ये तो वो कैरेक्टर, ये हम लोग का जीनोम चार्ट है। ये क्या चीज है, ह्यूमन जीनोम चार्ट। 23 पेयर आपको समझ में आ गए। और लास्ट वाला एक्स और वाई भी है, हाँ सर वो सेक्स सेल है। अब ये पकड़ो, तो जो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, इसमें 22 पेयर्स कैसे हैं, सर अलग वाले 23rd पेयर वही सर सेकंड डेफिनेशन वाले सेल्स हैं, 22 वाले अलग हैं। जो 22 पेयर्स हैं वो ऑटोजोम्स हैं। क्या है वो, जैसे अगर ईशान और इनकी बहन का चेहरा एक जैसा होगा, ऑटोजोम। और लेकिन जो 23rd होगा वो क्या करेगा, जेंडर डिसाइड करेगा। हमारी बहनें और हम लोग एक जैसे होते हैं कि नहीं होते हैं, भाई बहन। तो आपका भी जो प्रोफाइल फोटो, उसमें आपका भाई बिल्कुल आप जैसे लगता है। तो इस तरीके से जो 22 पेयर्स हैं वो जेंडर नहीं डिसाइड करते, वो क्या डिसाइड करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये इनको क्या कहते हैं बताइए, ऑटोजोम। और ये जो 1 पेयर बचा, इसे क्या कहते हैं, सेक्स क्रोमोसोम। ये सिर्फ जेंडर डिसाइड करता है। ये दो तरीके के हो सकते हैं, एक्स हो सकता है या वाई। और ये 22 पेयर्स हैं। अच्छा, हमारी पूरी बॉडी में क्या सेल्स हैं, और हाथ का मान लो ब्लड एक ड्रॉप निकल जाए और उसमें एक सेल अगर मैं उठाऊं, तो क्या उसमें 23 क्रोमोसोम्स होंगे कि 23 पेयर होंगे, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। लेकिन जो हम लोगों का रिप्रोडक्टिव पार्ट है, चाहे स्पर्म हो या ओवा हो, तो वहां पर कितने होंगे, 23 होता है सिर्फ 23 होंगे। सर मियोसिस, ये मियोसिस से होता है, यानी वो जो सेल होंगी वो हैप्लॉइडिक होंगी, आधे सेल होंगे, आधे क्रोमोसोम। अब जरा देखो, तो ये जो चीज है, ये हमारी पूरी बॉडी के जो सेल हैं उनका नाम क्या है, स्टेम सेल है कि सोमा सेल है, सोमा सेल। ये ठीक कह रहे हैं, उन्हें स्टेम सेल या सोमा सेल कह सकते हैं। हमारी पूरी बॉडी में जो सेल्स हैं उनको क्या कह सकते हो, स्टेम सेल या सोमा सेल। तो आवर बॉडी कंटेन्स, सबसे पहले लिखो ह्यूमन बॉडी, ठीक है, इज मेड ऑफ सेल्स, ठीक है। These cells contain 23 pair of chromosome. Chromosome क्या है? It is the condensed form of DNA which is formed during reproduction. ये कब होती है? Chromosome is condensed form of
DNA which is produced during रिप्रोडक्शन में ये अलग अलग हो जाती है और फिर आधा आधा पार्ट इसमें इधर इधर कर लिया जाता है, ऐसे ऐसे कर लिया जाता है ना, बीच में परेड करने लगते हैं फिर खींच लिए जाते हैं। अच्छा, ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन तो आपको पता चल गया क्रोमोसोम क्या है। क्रोमोसोम इज द कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए एंड डीएनए व्हेन इट इज इंटेंगल्ड, उलझा हुआ है, देन इट इज कॉल्ड क्रोमाटिन। जैसे यहाँ लिखा है ना, इट इज, देख लो, इंटेंगल्ड डीएनए, उलझे हुए डीएनए को क्या कहते हैं? समझ आ गई बात की? धागा उलझा है, गुल्ला बना है, गोला बना है धागे का, एक एक उलझा है। इंटेंगल्ड डीएनए इज कॉल्ड क्रोमाटिन, उलझा हुआ। इंटेंगल्ड का मतलब है उलझा हुआ। डीएनए क्या है? यस, डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर which contains hereditary information in form of codes। इसी में है इंफॉर्मेशन। कैसे कोड्स? मतलब कि इसमें ये जो सीक्वेंस है, यानी इसमें सीक्वेंस है डीएनए में, तो इसमें हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन है कि अब ये देखो कि ये, ठीक है, ये डीएनए। तो डीएनए में यहां पर ये बताया गया है कि जो एडेनिन है वो साइटोसिन के साथ है और जो गुआनिन है वो थाइमिन के साथ है। इनका एक लिंक है। सर मतलब क्या है? मतलब इसका यह है कि कैसे कैसे बेस हैं। तो अगर ये बहुत लंबा बेस, करीब 1 लाख तक का बेस, तो इससे कोई लेने जाएगा। अब जरा देखो डीएनए में, पहले इतना सोचो, डीएनए में कोड है, इतनी बात समझ आई? कोड किस चीज का कोड है? प्रोटीन सिंथेसिस का। किसका कोड है बताओ इसमें? हमारी बॉडी में। और हमारी बॉडी में कितने प्रोटीन हैं? 2000। प्रोटीन कितने तरीके के हैं? 3 तरीके के। समझ, पूरी बात समझ लो। सबसे पहले मैंने क्या बताया? इंटेंगल्ड डीएनए इज कॉल्ड क्रोमैटिन, ठीक है। डीएनए क्या है? इट इज डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर, घुमा हुआ नहीं है, हेलिकल मतलब घुमा हुआ। हाँ, घुमा हुआ हेलिक्स। सो इस डीएनए क्या बताइए? डबल स्ट्रैंडेड, 2 धागों का घुमा हुआ स्ट्रक्चर। जैसे एक सीढ़ी को ना घुमा दो, लास्ट में स्पेलिंग का लिखिए क्रोमैटिन। क्रोमाटिन, क्रोमाटिन। इतनी बात समझ आ गई? यही आप इसको जो पढ़ रहे हैं, आपका एक रिप्रोडक्शन पार्ट भी क्लियर हो रहा है, क्योंकि उसके पहले 2 पेज यही हैं। तो इसी को ध्यान से समझिए, दोनों हो जाएंगे, इसमें सब आ जाएगी। डीएनए क्या है बताइए? इस डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। एंड इट स्टोर्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन विच इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। इसमें क्या चीज स्टोर है बताओ? जेनेटिक इंफॉर्मेशन। इट इज डबल स्ट्रैंडेड, 2 धागे हैं। स्ट्रैंड का क्या मतलब होता है? 2 धागे। डबल स्ट्रैंडेड का मतलब 2 धागे जो हेलिकल है, हेलिक्स जैसे होता है, हेलिकल स्ट्रक्चर। इट कंटेन्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन। अब आप एक नया वर्ड आ गया, इंफॉर्मेशन। जरा देखो ये क्या चीज है? ये क्या क्रोमोसोम है? अच्छा, क्रोमोसोम या सेंट्रोमियर से जुड़े हैं, सेंट्रोमियर से, और ये खींच के अलग अलग कर लिए जाते हैं, जैसे इन्होंने मियोसिस कही है। क्रोमोसोम में हमारे अंदर कितने क्रोमोसोम है? 23 है। 23 पेयर हैं बॉडी में, और उन्हीं से हमारा आंख नाक कान बना है। हमने 23 अपनी माँ से पाए हैं, क्योंकि माँ का ओवा है और पिता का क्या है? स्पर्म। तो ये दोनों जब इनका फ्यूजन हुआ, तब हमारे पास तब पूरे 23 पेयर बने। नहीं तो माँ ने 23 ही दिए थे और पिता ने कितने दिए? 23। तो अब जब इनका पेयरिंग हो गया, तो क्या हर एक तरीके के सर पेयर में क्रोमोसोम हो गए? ये देखो
सर ये सेंट्रोमर लिखा है? सेंट्रोमियर का मतलब है ये अटैच है जहां से कहीं से, अदरवाइज इतना ही क्रोमोसोम है। जिस समय डिवीजन होता है तो डबल हो जाता है, डबल होने के बाद अलग क्रोमोसोम एक्चुअली एक लड़ी है। लेकिन आपको मालूम है डीएनए का रेप्लिकेशन भी होता है, डीएनए सब डिवाइड होकर डबल हो जाता है। नहीं तो अगर डबल ना हो तो एक सेल से जब 2 सेल बनते हैं तो क्या 2 मैनेजर भी चाहिए दोनों जगहों पे, तो उसका डबल होना जरूरी है। ऐसा तो नहीं होगा कि हम कभी उधर आएंगे कभी उधर, एक सेल से 2, 2 से 4, क्या सेल की भी डिवीजन होती है? तो डीएनए अपना मटेरियल डबल करेगा, तो डबल करेगा तब क्यों क्रोमोसोम को डबल कर दिया, तो ये डबल कर दिया, फिर आधा टूट के एक जगह चला जाएगा, आधा इधर। बात समझ में आ गई कि नहीं? अभी हम इन सब चीजों को बाद में बताएंगे, लेकिन अभी ये समझो कि ये एक पेयर है। ऐसे कितने पेयर हैं आपके अंदर? 23 हैं। ये अगर आपने फादर से पाया है और ये किससे पाया है? मदर से पाया है। तो अब मैं इन 22 की बात कर रहा हूं। 22 बॉडी में जितने भी सेल हैं उनमें 23 पेयर हैं। 23 कौन से हैं बताओ? ऑटोजोम, जो 22 इसमें ये चीज, इसमें ये देखो, इस पूरे स्पेक्ट्रम में 2000 जीन है। जैसे एक गुल्ले को खोलता चले जाओ ना तो धागा निकलता चला जाता है कि नहीं? गुल्ले तो प्रोटीन थे ना। फिर से समझिए कि अगर मैं यहां से खोलूं, ये कंडेंस है, तो इसी एक को खोल दोगे तो धरती के चक्कर लगा डालो। समझ में आई बात की नहीं? इतना लंबा, मतलब यार खोलो तो खुलता चला जाए। इसमें ये इतने उलझे हुए हैं, 4 बार लपेटे हुए हैं, एक से मुड़कर डबल, डबल से मुड़कर ट्रिपल, टर्शियरी और क्वार्टरनरी फोल्डिंग। अभी हम वीडियो भी दिखाएंगे। बात समझ में आ गई? 4 बार कोई चीज मुड़ी हो, सोचो कैसे होगी। नहीं मुड़े फिर एक चीज बन जाए, फिर और मुड़े, फिर एक धागा बने, फिर और मुड़े, फिर चौथा धागा बने। समझ में आई बात की नहीं? तो जो भी हो, लेकिन इसका एक पार्ट जिससे हमारी बॉडी में एक प्रोटीन बनता हो या एक फीचर डिसाइड हो, जैसे किसी की काली आंखें, किसी की कंजी आंखें हैं, किसी की ब्लॉन्ड आई है, सुनहरी आंखें या कुछ हो, तो इस तरीके से वो फीचर्स हैं कि अलग अलग तरीके की एलील्स हैं। बोलिए 3 तरीके के एलील हैं, इनकी आंखें ऐसी, उनकी आंखें ऐसी और उनकी आंखें ऐसी। एलील होगा कि नहीं? तो ये सब किसने डिसाइड किया? ये डीएनए कर रहा है। अब जरा देखो, व्हाट डज इट मीन बाय जीन? द सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम। एक क्रोमोसोम में कितने जीन? 2000। एक क्रोमोसोम में कितने जीन? 2000। द सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम विच डिटरमाइंस वन फीचर। तुम्हारा एक फीचर है कि तुम्हारी बहुएं ऊपर जाके नीचे जाएंगी कि नीचे जाके ऊपर जाएंगी, कि नाक कॉन्वेक्स होगी कि कॉन्केव होगी। एक फीचर जो डिसाइड होता हो किसी एक जगह से। मान लीजिए हम कहें नाक कॉन्वेक्स है कि कॉन्केव, तो ये हमारे चौथे क्रोमोसोम के 1305वें जीन से डिसाइड होता है। क्या सर? कितने क्रोमोसोम है? 23 है। नाक का कॉन्वेक्स या कॉन्केव होना कहां से डिसाइड होता है? 4th क्रोमोसोम में चले जाओ। कितने क्रोमोसोम यहाँ बताए बताओ? 23 है। कितने बताए थे? 23 पेयर। तो अगर आपको नाक का फीचर चाहिए, वो कहां से डिसाइड होता है? जो 4th क्रोमोसोम है और उसका 1305वां जीन। टोटल 2000 होते हैं हर एक में जीन। हर क्रोमोसोम में कितने जीन? 2000। तो आपको नाक का फीचर चाहिए तो कहां जाना पड़ेगा? चौथे क्रोमोसोम में 1305वें जीन में नाक का फीचर है। दुनिया के 50,000 वैज्ञानिक सिर्फ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में लगे हुए हैं कि कितने तरीके की आंखें हैं, कितने तरीके की नाक है, और उन्होंने ऐसी 1500 लाइब्रेरी फिल कर दी हैं बना बना के कि एलील कितने कितने हैं, सब वहां पर बैंकिंग कर दी है। तो आप समझ, और 50 सालों में वो पूरे डीएनए की जो जितने भी हैं 23 डीएनए का कर लेंगे। अभी तक 6 डीएनए का कर भी चुके हैं, 20 साल से कर रहे हैं। आप समझ गए? तो वो ये जान लेंगे, फिर उसके बाद आप उनसे कहोगे कि मुझे एक ऐसा बच्चा चाहिए जिसकी हिटलर जैसी नाक हो, इंदिरा गांधी जैसी आंखें हो, और उनकी जो है सरोजनी नायडू जैसा, वो लिख लेगा और वही बना के दे देगा। डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। सर ये तो इलीगल है ना, ये चाइना में इलीगल। ये जो चीज है यही जेनेटिक्स है, ये प्लांट्स में और जगह खूब धड़ल्ले से यूज हो रही है। अच्छा, अब हम बता रहे जीन क्या है। द सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम विच डिटरमाइन वन फीचर, कि आपके होंठ कॉन्वेक्स होंगे कि कॉन्केव होंगे कि क्या, इट इज कॉल्ड जीन।
उसे क्या कहते हैं? जीन। तो हम क्या कह सकते हैं कि क्या ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन का मतलब समझ में आ गए कि जितने भी जीन हैं हमारी बॉडी में 50,000 जीन है। ये ना सोचो कि आंख कान नाक मुंह, ये बहुत कुछ जीन है। वो सब हमने कहाँ से पाया है? या तो अपने माता से पाया है या अपने पिता से पाया है। क्यों ऐसा है? क्योंकि कुछ जीन इसमें डोमिनेंट है और कुछ किसमें है। मान लीजिए आपके पिता की नाक कॉन्वेक्स है और माँ की क्या है? कॉनकेव, और आपको कॉनकेव मिल गई तो आप किसका जीन डोमिनेट करोगे? दोनों थे वहां पे। द जीन विच इज प्रोलिफरेटिंग या रिप्रेजेंटेटिंग इन प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेट जीन इज कॉल्ड डोमिनेंट जीन। और रिसेसिव वाला दूसरा? रिसेसिव वाला वो होता है जो आइडेंटिकल की प्रेजेंस में तो कर ले, लेकिन अल्टरनेट आए तो वो ना कर पाए। होमोजाइगस होता है तब कर लेता है, कर लेता है। इतनी बात समझ में आई आपको? तो इस तरीके से जीन क्या होता है? द सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम विच डिटरमाइन वन फीचर इन अस इज कॉल्ड जीन। द सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम which determine one feature in us is called जीन। बोलो इतनी बात समझ में आ गई? इतना ही रखिए, जीन के बारे में आपको पता चल गया ना। फिर इसके आगे रिप्रोडक्शन। सर क्लास 5 से 7 o'clock आप तो कभी कभी आते हो। सर वो छुट्टी से जा जाए। सर वो छुट्टी पे जाती है। क्या हुआ? फिर 5 से 7 की टाइमिंग थोड़ा और बना देते। हाँ बोलो। 5 से 7 की टाइमिंग। कब तक की छुट्टी है स्कूल में? नहीं वैसे स्कूल में कब तक छुट्टी? 1 तक। 1 तक। हमारे 9 तक है।